हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिकरण प्रक्रियाएं। सामाजिकरण की प्रक्रियाएं, सोशलाइजेशन प्रोसेस। सामाजिकरण की परिभाषाएं दे रखी है। जॉन साहब के मतानुसार देख लो, सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है समाज में, जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। जॉन साहब का क्या कहना है? इस सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है, समाज में रहना एक प्रकार का सीखना है, जो सीखने वालों को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। और जो व्यक्ति सीखता है उसे सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया। एक और परिभाषा बता देते हैं। रॉस के अनुसार सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्ति में हम की भावना विकास करता है। मैं की भावना विकास नहीं करता है, जबकि हम की भावना विकास करता है। उनके साथ साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का भी विकास करता है। आगे देखते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया, जब बच्चा जन्म लेता है न ही वह सामाजिक होता है, न ही वह असामाजिक होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब वह न तो सामाजिक होता है, न ही असामाजिक होता है। धीरे धीरे वह समाज के संपर्क में आता है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है तो वह समाज के संपर्क में आने लगता है। वैसे वैसे उसमें सामाजिक व असामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। जैसे वह बड़ा होगा तो उसमें सामाजिक असामाजिक गुणों का विकास तेजी से होने लग जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण का कॉन्सेप्ट क्या है? सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहकर ही जीता है। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा एक प्रोसेस है जो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाता है, एक अच्छा प्राणी। इसके अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता है। सामाजिकरण के बिना व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता है। अगर आप किसी भी बच्चे को किसी समाज में रखते हो तो वो वैसा ही गुण लेता है, तो वो सामाजिक प्राणी बनता है। जिन पद्धतियों या तरीकों द्वारा बालक का सामाजिकरण होता है वह सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ऐसी कौन पद्धतियाँ, तरीके जिनसे बालक का सामाजिकरण होता है, वह समाज में मिलजुल जाता है, वह सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ये दो प्रकार की होती हैं प्रक्रियाएं। कौन कौन सी है आगे देखेंगे। एक नंबर, सामाजिकरण की प्राथमिक प्रक्रियाएं। सामाजिकरण की प्राथमिक प्रक्रियाएं। दूसरी, सामाजिकरण की गौण प्रक्रियाएं। देखते हैं कौन कौन सी है सामाजिकरण की। एक तो प्राथमिक संस्था होगी, एक गौण संस्था होगी। प्राथमिक संस्था कौन सी है? परिवार। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, प्राथमिक संस्था बच्चे की प्राथमिक या प्रथम पाठशाला, ये परिवार है, ये समाज का लघु रूप है। और गौण संस्था स्कूल, मित्र, ग्रुप, मीडिया, ये गौण संस्था है सामाजिकरण की। प्राथमिक संस्था में बच्चा परिवार में रहकर जो भी सामाजिकरण सीखता है वो प्राथमिक संस्था से सीखता है। ये सामाजिकरण की प्राथमिक प्रोसेस है। और सामाजिकरण की गौण प्रक्रिया है, स्कूल में जाकर सीखता है, अपने ग्रुप से सीखता है, किसी माध्यम से सीखता है, तो वो हो गई गौण प्रक्रियाएं। प्राथमिक सामाजिकरण में देख लो, ये बालकों के भविष्य में होने वाले सामाजिकरण के आधार को सृजित करती है। वो परिवार में रहकर अपने आधार को मजबूत करता है। सामाजिकरण की इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, बच्चा अपने जीवन की शुरुआत करता है। और समाज के माध्यम से बच्चा व्यवहारिक ज्ञान को सीखता है, शिक्षा सीखता है, संस्कृति, मूल्य, अभिवर्तियाँ का विकास इसी समय होता है जब बच्चा परिवार में रहकर सीखता है। ये प्राथमिक सामाजिकरण की मुख्य अभिकर्ता के रूप में परिवार एवं मित्रों की भूमिका निभाता है। और द्वितीय व गौण सामाजिकरण, इसके माध्यम से बालक सामुदायिक तरीके से सीखने में व्यवहार को अपनाता है। वह सामाजिकरण विद्यालयों, खेल के मैदानों, मीडिया या पड़ोसियों के संदर्भ में देखने को मिलता है, जो बालकों के व्यवहारिक रूप से सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गौण संस्थाएं वो होती है जो बालक को सभ्य बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है। वह गौण संस्थाएं या द्वितीय संस्थाएं। देखते हैं सक्रिय तत्व और निष्क्रिय तत्व। सक्रिय तत्व वो होते हैं जो डायरेक्ट प्रभाव होता है, तुरंत प्रभाव डालते हैं, डायरेक्ट रिलेक्ट, लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन, अंतःक्रिया हो जाती है। निष्क्रिय, डायरेक्ट प्रभाव नहीं डालते हैं। देखते हैं सामाजिकरण की प्राथमिक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में विशेषकर बालक अपने पालन पोषण की विधियां की जानकारी दी जाती है, सुझाव दिए जाते हैं। पालन पोषण की विधियां, बालक की सामाजिकरण पर पालन पोषण का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का वातावरण बालक के प्रारंभिक जीवन में मिलता है, तो उसी प्रकार माता पिता का बालक का पालन पोषण करते हैं। उसी के अनुसार बालक की भावनाएं, अनुभूतियां विकसित होती हैं। और अलग शब्दों में कहे तो बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह स्वयं को समाज के साथ व्यवस्थित समाज
के साथ स्वयं को नहीं कर पाता है, तब वह समाज विरोधी भावनाएं आचरण बनने लग जाता है। पालन पोषण, अनुकरण, बच्चा अनुकरण करके भी सीखता है, सामाजिकरण अपनाता है। आगे देखते हैं सामाजिकरण की गौण प्रक्रियाएं। प्रतियोगिता, संघर्ष। गौण प्रक्रिया में प्रतियोगिता, एक दूसरे को प्रतियोगी मानता है, संघर्ष करता है। तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन, किसी सफल व्यक्ति को आदर्श मानकर अपने जीवन में उनके गुणों को समाहित करके उसके जैसा बनता है। जैसे कोई भी आप महान आदमी देखते हो, उसको अपने व्यक्ति अपना आदर्श मानता है कि मुझे ऐसा बनना है, उसकी तरह गुण समाहित, वो उसके गुण अपने गुणों में शामिल करता है। ये सामाजिकरण की गौण प्रक्रिया है। उससे सीखता है, कोई बड़े महान व्यक्ति से सीखता है, ये उससे देख कर सभ्य बनता है, कोई महान व्यक्ति से, तो वो द्वितीय संस्था से सामाजिकरण होता है। नोट्स, सबसे तेजी से सामाजिकरण 2 से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड में होता है। सबसे तेज सामाजिकरण 2 से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड में होता है। विकास के प्रमुख सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, इसके प्रवर्तक हैं एरिक एरिक्सन। एरिक्सन एक नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। उन्होंने फ्रायड की भांति कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना। उन्होंने व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति की सामाजिक अनुभूति के महत्व को स्वीकार किया, कि व्यक्ति जितना सामाजिक अनुभूति होगी उसको महत्व को स्वीकार किया है। अपनी प्रसिद्ध कृति चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, अपनी इनकी प्रसिद्ध रचना है कृति चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। 1963 में एरिक्सन ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं होता, बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी होता है। ये एरिक एरिक्सन ने कहा है कि मनुष्य एक जैविक व मानसिक प्राणी ही नहीं है, बल्कि एक सामाजिक प्राणी भी होता है। मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं दे रखी है। एरिक्सन ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत के मनोविकास के कुल 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। पहली अवस्था है 0 से 1 वर्ष तक, विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें गुण विश्वास, आशा, अविश्वास, आशा नहीं। इन्होंने पहले स्टेज दी विश्वास बनाम अविश्वास। आगे देखते हैं विश्वास है अविश्वास में। यह अवस्था जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की होती है। यह फ्रॉइड द्वारा बताई गई मनोलैंगिक विकास की मुख्य अवस्था से मिलती जुलती हैं। इस अवस्था में भिन्न भिन्न गुणों का विकास होता है। पहला गुण देख लो, दूसरों तथा अपने में विश्वास तथा आस्था की भावना होती है। अपनों में विश्वास, आस्था होती है। इस भावना के विकास में बच्चे माता पिता द्वारा उत्तम देखरेख के परिणाम स्वरूप होते हैं। दूसरों के प्रति आस्था के साथ साथ बच्चों में यह भी विश्वास पैदा हो जाता है। उसके शारीरिक अंग जैविक आवश्यकताओं की पूरी करने की क्षमता होती है। बच्चों में स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण होना शुरू हो जाता है। अविश्वास के कारण बच्चा दूसरों से डरता है, दूसरों पर संदेह करता है, उन पर आशंकाएं करता है, आदि का विकास कर लेता है। एरिक्सन के मतानुसार शिशुओं के व्यक्तित्व के विकास में विश्वास और अविश्वास एक अनुकूल अनुपात का अनिवार्य होता है। बच्चा जब विश्वास बनाम अविश्वास के संघर्ष या द्वंद्व का समाधान सफलतापूर्वक कर लेता है, तो उसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे आशा कहते हैं। आशा का अभिप्राय है एक ऐसी मनोसामाजिक शक्ति जिसकी सहायता से बच्चा अपने सांस्कृतिक वातावरण तथा अपने अस्तित्व को अर्थपूर्ण ढंग से समझने लग जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेज 1 से 3 वर्ष तक, स्वतंत्रता बनाम संदेह या स्वायत्त बनाम लज्जा। इसमें गुण होता है इच्छा। आगे देखते हैं स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता की यह 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की होती है। स्वतंत्रता से अभिप्राय है इसमें विचार है, स्वयं की क्रिया करने की आदि की स्वतंत्रता शामिल होती है। लज्जाशील और संदेह से अभिप्राय वे क्या कहते हैं, दूसरे क्या ले, स्वयं अभिव्यक्ति में रुकावट होती है तथा स्वयं के विचार विकसित करना इत्यादि। जब बच्चा आस्था विश्वास का भाव विकसित कर लेता है तो उसमें स्वतंत्रता एवं आत्मनियंत्रण जैसे शील गुण इस दूसरी अवस्था में पैदा हो जाते हैं। इससे पहले कि वे अवस्था के बच्चों दूसरों पर निर्भर करते हैं। इस अवस्था में बच्चे परिपक्व होने लग जाते हैं। सामाजिक विभेद तथा शाब्दिक अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित हो जाती है। इस क्षमता वातावरण का स्वतंत्रता से अन्वेषण करना शुरू कर देते हैं। बच्चा अपने नए गति कौशल से बहुत प्रोत्साहित रहता है। बच्चे को अत्यंत छोटा मानकर जब माता पिता उसे कोई कार्य नहीं करने देते या माता पिता स्वयं वह कार्य कर देते हैं या बच्चे माता पिता की कुछ ऐसे उम्मीदें रखते हैं जो बच्चे की क्षमता से बाहर हैं, तब इन परिस्थितियों में बच्चे में लज्जाशीलता की भावना पैदा होती है। जैसे कोई काम बच्चा कर सकता है लेकिन उसे माता पिता नहीं करने देते हैं, तो उसमें लज्जाशीलता की भावना उत्पन्न होती है। लज्जाशीलता की तुलना में स्वतंत्रता का अनुकूल अनुपात कायम हो जाने पर बच्चे में एक
नई मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे इच्छा शक्ति कहा जाता है, विल पावर। ये एक ऐसी शक्ति है जो बच्चों को स्वतंत्र होकर अपनी रुचि या पसंद के अनुसार कार्य करने की क्षमता बनाती है। पहल बनाम शक्ति दोषिता, ये 3 से 6 वर्ष तक होता है। आत्मबल बनाम अपराध या भाव पहल बनाम दोष। इसका गुण होता है उद्देश्य, ये बच्चों को दूसरों के कार्य में आनंद आता है, बच्चों को सामाजिक दुनिया से सक्रियता एवं पहल शक्ति दिखलाने की चुनौती प्रदान करती है। बच्चे घर से बाहर के वातावरण के बच्चों के साथ सामाजिक खेलकूद में भाग लेना पसंद करते हैं। बच्चों की भाषा पेशी कौशल का विकास इस अवस्था तक हो चुका होता है। बच्चे इस अवस्था में पहली बार महसूस करते हैं कि उसकी गिनती भी एक आदमी के रूप में की जाती है तथा उनकी जिंदगी का भी एक उद्देश्य है, मोटिव। जब माता पिता द्वारा बच्चे की इस अवस्था में घर से बाहर के सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने से रोका जाता है, या जब माता पिता द्वारा बच्चों को इस तरह की इच्छा पर शाब्दिक शारीरिक दंड दिया जाता है, तब बच्चे को दोषिता का भाव उत्पन्न होता है। ऐसे बच्चे कभी भी स्वयं को खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। बच्चों की वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहने की क्षमता समाप्त हो जाती है। एरिक्सन के अनुसार जब बच्चों में दोषिता का भाव सतत बना रहता है तो उसमें निष्क्रियता, लैंगिक नपुंसकता व अन्य मनोविकारी क्रिया करने की प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है। आगे देखते हैं, फोर्थ स्टेज देखते हैं, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक परिश्रम बनाम हीनता। इसमें गुण है समता पैदा हो जाती है। यह चौथी अवस्था 6 से 12 वर्ष तक है। ये फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास की अव्यक्तता से मिलती जुलती हैं। इस अवस्था में गुण ये होते हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए। इस अवस्था में पहली बार बच्चे औपचारिक शिक्षा के माध्यम से संस्कृति के प्रारंभिक कौशलों को सीखता है। इस अवस्था में बच्चे का संबंध निगमनात्मक तर्क करना, डिडक्टिव रीजनिंग, आत्म अनुशासन तथा अनुमोदित नियमों के अनुरूप अपना संबंध साथियों के साथ बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। जब बच्चे स्कूल में अपनी संस्कृति के प्रारंभिक कौशलों को सफलतापूर्वक सीखते हैं तो उनमें परिश्रम की भावना उत्पन्न होती है। परिश्रमों के ऐसे भावों को स्कूल में अध्यापकों, आस पड़ोस के सदस्यों आदि सदस्यों से प्रोत्साहन मिलता है। जब बच्चे को अपने कौशल पर शक हो जाता है तो इन कौशलों को अर्जित करने में असफल हो जाता है, तब इससे बच्चे में हीनता, असामर्थ्य की भावना विकसित होती है। आगे देखते हैं, 12 से 19 वर्ष तक पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व संभ्रांति। ये इसमें गुण है सत्य के प्रति निष्ठा। इस अवस्था में किशोरों के बीच अहम भाव पहचान का भाव धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है तथा भूमिका संभ्रांति, रोल कन्फ्यूजन या जिसे पहचान संभ्रांति, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन भी कहा जाता है, ये एक ऋणात्मक मनोसामाजिक पहलू है के रूप में विकसित है। इस अवस्था में किशोर आत्म पहचान बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पहचान से अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने संसार के संबंध को, स्वयं को किस प्रकार देखता है। ये जीवन के संदर्भ में स्वयं का बोध, सेंस ऑफ सेल्फ या व्यक्तिकता, इंडिविजुअलिटी है। भूमिका संभ्रांति ऋणात्मक परिप्रेक्ष्य है। पहचान की अनुपस्थिति, अभाव, ये व्यक्ति को ये स्पष्ट नहीं देख पाता है कि कौन है, वह अपने पर्यावरण के साथ सकारात्मक रूप से किस प्रकार जुड़ सकता है। वह अपने पहचान बनाए रखने के लिए कार्य करता है, सत्य के प्रति निष्ठा रखता है। 6 स्टेज है 20 से 25 वर्ष तक घनिष्ठता बनाम अलगाव। गुण आता है लव। इस अवस्था में व्यक्ति शादी ब्याह कर प्रारंभिक पारिवारिक जिंदगी में प्रवेश कर जाता है। युवक किसी न किसी व्यवसाय में अपना आपको लगाकर स्वतंत्र जीविका उपार्जन कोई ना कोई काम करता है जिसे जीविका चल सके। इस अवस्था में व्यक्ति सही अर्थों में दूसरों के साथ सामाजिक व लैंगिक घनिष्ठता स्थापित करने के लिए तत्पर होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने भाई बहन, माता पिता, अन्य संबंधियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करता है। अपनी पति पत्नी के साथ घनिष्ठ संबंध, लैंगिक संबंध स्थापित करता है। व्यक्ति स्वयं के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित कर एक स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास भी करता है। इस अवस्था का ये खतरा रहता है कि व्यक्ति दूसरों के साथ कुछ कारणों से संतोषजनक एवं घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध विकसित नहीं कर पाता है, अपने आप में ही खोया रहता है व्यक्ति। इसे विलगन की संज्ञा भी दी जाती है। ऐसे व्यक्ति जो अंत व्यक्तिगत संबंध स्थापित भी करते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। ऐसे लोग अपने कार्य के प्रति निरसता, व्यस्तता की मनोवृत्ति होती है। आगे नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, 26 से 55 वर्ष तक उत्पादकता बनाम निष्क्रियता या जनात्मक बनाम स्थिरता। इसमें गुण होता है केयर करते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति जनात्मक का भाव होता है। जनात्मकता से अभिप्राय है व्यक्ति द्वारा अपनी अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा साथ ही साथ उस समाज के लिए जिनमें वे लोग रहते हैं उनको उन्नत या सफल बनाने की चिंता होती है।
छोटी बात कहें, संक्षिप्त में कहें तो जनात्मकता का अर्थ बूढ़े व्यक्ति के उन व्यक्तियों के कल्याण के बारे में प्रदर्शित सोच, समझ या चिंता जो उनकी जगह लेने वाले हैं, अपने बच्चों के बारे में चिंता करते हैं, अपने समाज के बारे में चिंता करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेज 55 से ऊपर की, ईमानदारी बनाम निराशा, संपूर्णता बनाम निराशा भी है। इसमें गुण आता है बुद्धिमानी। इस अवस्था में गिरते हुए शारीरिक स्वास्थ्य, इस अवस्था में व्यक्ति बूढ़ा होने लग जाता है, शक्ति भी कम होती है, अवकाश प्राप्ति, आय की कमी होती है, अपने किसी प्रिय की मृत्यु या आयु समूह के साथ संबंधों की आवश्यकता मुख्य होती है। इस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान भविष्य से हटकर अपने बीते दिनों तथा उनमें प्राप्त सफलताएं असफलताओं पर अधिक होता है कि मैंने जिंदगी में क्या किया है, क्या नहीं किया है। एरिक्सन के अनुसार इस अवस्था में कोई स्पष्ट नया मनोसामाजिक संक्रांति की उत्पत्ति नहीं होती है। व्यक्ति को अपने पिछले मनोसामाजिक अवस्थाओं की घटनाओं का समन्वय एवं मूल्यांकन करता है। इससे वह अहम संपूर्णता की भाव उत्पन्न होता है। इस अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु से डर नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी संतान और सृजनात्मक उपलब्धियों के माध्यम से अपने अस्तित्व को जारी समझते हैं। एरिक्सन के अनुसार यह अवस्था जिसमें व्यक्ति परिपक्वता से अपने वास्तविक अर्थ में पैदा होता है तथा बुद्धिमत्ता का व्यवहारिक ज्ञान व्यक्ति में उत्पन्न होता है। इस अवस्था में प्रमुख मनोसामाजिक शक्ति में परिपक्वता होती है। यह था एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, जो हमने पूरी डिटेल से पढ़ा। आगे देखते हैं सामाजिक संवेगात्मक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत। सामाजिक संवेगिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत, ये किसने दिया? यूरी ब्रॉनफेन-बेंजर ने। यूरी ब्रॉनफेन-बेंजर ने बच्चे के विकास की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत का निर्माण किया, जिसे पारिस्थितिक सिद्धांत कहा गया। ब्रॉनफेन-बेंजर ने इस पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार पर्यावरणीय तल के 5 स्तर होते हैं, जो घनिष्ठ अंतर्वैयक्तिक अंतःक्रिया से लेकर समाज या संस्कृति के विभिन्न विस्तृत प्रभावों तक विस्तारक होते हैं। एक फर्स्ट है लघु मंडल। ये सामाजिक वातावरण में सबसे भीतरी स्तर को लघु मंडल कहा जाता है। सबसे भीतर का स्तर होता है। इस मंडल में शिशु, छात्रों का परिवार, स्कूल तथा आस पड़ोस आदि में सम्मिलित होता है। आगे देखते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल मॉडल का ब्रॉनफेन-बेंजर मॉडल का दूसरा स्तर है, जो लघु मंडल में विभिन्न कारकों या तत्वों या परिवार, आस पड़ोस, साथी एवं स्कूल के आसपास आपसी संबंधों से बना होता है। वायुमंडल, ये वायुमंडल में माता पिता का कार्यस्थल शामिल होते हैं, काम करने कहाँ जाते हैं, धार्मिक स्थल भी शामिल होते हैं, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र आदि भी शामिल होते हैं। वृद्ध मंडल, ये सबसे बाहरी व ऊपरी स्तर है, जिसमें सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक आर्थिक स्तर एवं अन्य संसाधन का सम्मिलित प्रभाव बच्चों के विकास पर पड़ता है। आगे 5 नंबर घटक मंडल। घटक मंडल में छात्र के विकास की सामाजिक ऐतिहासिक अवस्था भी शामिल होती है। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग का, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। इससे पिछले वाला वीडियो भी नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखें। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।